कई बार लोग बवासीर से ग्रस्त होते हैं और कैक्टस पर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में यह नहीं आता कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन तो हो रहा है, पर मेरे नितंबायन क्यों नहीं हो रहा है, या यह कि मैं जब पादता हूं तो इंद्रधनुष क्यों नहीं बनता। रवीश गली में गुजरती कार के टायर को सुनकर भौंकने वाले कुत्ते की आवाज दूसरी गली से सुनकर जोर से भौंकने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा। उसे न तो कार मिली है, न उसने कार देखी है। वो बस इसी से प्रसन्न है कि उसकी बिरादरी के और भी लोग जगे हुए हैं और भौंक रहे हैं। मेरी रवीश और उसके पूरे गैंग से अपील है कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट ले आए जो भाजपा ने या भाजपा की सरकार ने बिना ओपन टेंडर की प्रक्रिया के मोदी के ऑफिस में बुलाकर उसे दे दिया अडानी को। आपको नहीं मिलेगा। जिन दो सरकारों ने बिना टेंडर दिए अडानी को प्रोजेक्ट दिए हैं वो है राजस्थान और केरल की सरकार। वह कंपनी उसी RRPR यानी राधिका रॉय प्रणय रॉय द्वारा प्रोमोटेड थे, जिन पर न केवल 33 शेल कंपनियों द्वारा पैसे घुमा फिराकर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, बल्कि दोनों पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने 234 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई थी। तब रवीश का जमीर और उसके फाइनेंस की समझ जीबी रोड की उन अंतहीन सड़कों पर घूम रही थी जहां से उन्होंने अपने पत्रकारिता के स्वर्णिम दौर का आरंभ किया था। पहला प्रश्न है कि अडानी के बोर्ड सदस्यों में अधिकतर उसके परिवार के ही लोग हैं, उन्हीं का पैसा है। तो रवीश जी, क्या ऐसा करना भारतीय विधि व्यवस्था में अनुचित या अवैध है? बिल्कुल नहीं। अडानी और अंबानी भारतीय अर्थव्यवस्था के दो वैसे स्तंभ हैं जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करते हैं। एक के पास तेल और गैस के भंडारों का नियंत्रण है तो दूसरे के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पोर्ट आदि। यदि आपके राष्ट्र को गिराना हो तो ऊर्जा और ढांचों पर पैसा लगाने वाली कंपनियों को तबाह करने की योजना बनाई जाएगी। पर हाँ, इस उछाल को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? इसमें तो जरूर मोदी सेंसेक्स के लोगों के सोने के बाद उसके CPU में उतरकर हरी वाली लाइन जो है एक रात 60 डिग्री पर खींच गया होगा, है कि नहीं? अडानी ग्रीन उस समय चर्चा में आई जब दुनिया इलेक्ट्रिक कार और स्कूटरों में पैसा लगा रही थी। तो जो कंपनी लिस्टेड है और अकेली बड़ी कंपनी है लिस्टेड स्पेस में, तो क्या ग्रीन एनर्जी को भविष्य मानने वाले शेयर क्रेता उस एकमात्र कंपनी में खूब पैसा नहीं लगाएंगे? आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अभी भी आधे से अधिक लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि आपको इस तरह के वीडियो लगातार मिलते रहे। आइए आरंभ करते हैं। रवीश जी जब से पत्रकार से यूट्यूबर बने उन्हें बड़ी समस्या हो गई। नहीं, बवासीर जैसा कुछ नहीं हुआ, ये समस्या थोड़ी अलग टाइप की है। बवासीर हो न हो, एक कांटा है जो कहीं धंसा हुआ और उनका हाथ वहाँ तक घुमा के भी नहीं पहुँच रहा है तो निकाल नहीं पा रहे। इस चक्कर में स्वयं ही अनुचित स्थान पर चिकोटी काट रहे हैं और फिर कहते हैं कि अडानी ने काट लिया होगा। अपने अडानी गाथा के लेटेस्ट एपिसोड में रवीश जी ने, जो स्वयं को रवीश कुमार भी कहना पसंद करते हैं, 24 मिनट लेकर 3 पत्रकारों और एक महुआ नाम की मित्रा के ट्वीट्स को पढ़कर बताया कि सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उसकी कमिटियों ने जो निर्णय सुनाया है, उसे NDTV ने क्लीन चिट कहकर कैसे छाप दिया। आरंभ में NDTV को लेकर एसिड की बोतल लेकर घूमने वाले दिल जले प्रेमी की तरह रवीश ने खूब कोसा कि जो हुआ है उसे क्लीन चिट कैसे कह सकते हैं। रवीश यह भूल गए कि स्टूडियो से रैली करने की जिस कला को उन्होंने जन्म दिया और राहुल गांधी में जीवन के 7-8 वर्ष भविष्य तलाशते रहे, वह कंपनी उसी RRPR यानी राधिका रॉय प्रणय रॉय द्वारा प्रोमोटेड थे, जिन पर न केवल 33 शेल कंपनियों द्वारा पैसे घुमा फिराकर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, बल्कि दोनों पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने 234 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई थी। तब रवीश का जमीर और उसके फाइनेंस की समझ जीबी रोड की उन अंतहीन सड़कों पर घूम रही थी जहां से उन्होंने अपने पत्रकारिता के स्वर्णिम दौर का आरंभ किया था। आज भी जिस गधे के पैर में ईंट बांधकर उसे घोड़ा बनाने में वो लगे हुए हैं, वो स्वयं ट्रक पर लिफ्ट लेकर घूम रहा है। रवीश के फाइनेंस के ज्ञान पर तो हम बात करेंगे, पर उसने अंत में जो कहा है कि यह वीडियो बड़ा और बोझिल हो गया क्योंकि बिजनेस से संबंधित है, तो उस पर मैं यही कहूंगा कि 3 पत्रकारों के लेख के अनुवाद को बोलते हुए अंग्रेजी में स्क्रीन पर आर्टिकल चलाकर 24 मिनट का टाइम पास वैसे भी बोझिल हो ही जाता है। एक पत्रकार से हर विषय की समझ की अपेक्षा करना मूर्खता ही है, यदि वह ध्रुव राठी ना हो,
जो कि पत्रकार है भी नहीं। ध्रुव राठी के मामले में ऐसी अपेक्षा और भी उच्च कोटि की मूर्खता होती है। पर रवीश यदि गंभीर होते और उनका एजेंडा ना होता तो वो किसी भी फाइनेंस के जानकार को, जो उनकी तरह कांग्रेस के अडानी वाले मीम देखकर स्खलित नहीं होता है, तो वो बता देता कि उनके जितने भी प्रश्न हैं वो प्रपंच हैं और उनका उत्तर बिना बोझिल हुए आराम से समझाते हुए दिया जा सकता है। रवीश ने जिन लोगों का नाम लेकर इतना ज्ञान दिया है और दर्शकों को यह बताने की चेष्टा की है कि सवाल तो हैं जिनका जवाब देना चाहिए, उनका इतिहास आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये लोग तो वो रमन राघव के नवाजुद्दीन सिद्दीकी टाइप मोदी के गिरने की प्रतीक्षा में लोहे की रॉड लेकर बैठे हुए हैं। महुआ मोइत्रा के ट्वीटों और सुचेता दलाल के आर्टिकल के आधार पर सेबी और सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करना बताता है कि आप सड़क पर चिल्ला रहे हैं कि फला आदमी ने 2 दिन पहले अंधेरे में आपकी पतलून फाड़कर निकल गया वो, और साक्ष्य के नाम पर आपके पास आपकी पत्नी, चाचा और बहनोई हैं। आपके पास फटी पतलून तक नहीं है दिखाने को, बस आपको यह कोसते रहने की इच्छा है कि इसके पीछे तो मोदी का ही हाथ हो सकता है। किसी निष्पक्ष व्यक्ति के तार्किक आलेख को लेकर चर्चा करते तो संभवतः आपका ज्ञान भी बढ़ता और प्रपंच के वात, पित्त और कफ का संतुलन भी जो है नहीं बिगड़ता। बीच में उन्होंने एक जगह यह भी कह दिया कि वीडियो बोरिंग है तो नाच गाने का प्रबंध नहीं कर सकते, पर मैं कहता हूं कि उन्हें इस विषय पर विचार करना चाहिए कि यदि वो लुंगी और गंजी में ताड़ी का लोटा लेकर चर्चा करने आ जाएंगे तो लोगों को थोड़ा आनंद तो मिल ही जाएगा। वैसे भी उनको देखने वाले यह अंधेरा ही आज के टीवी की तस्वीर है, यह सुनकर काली स्क्रीन ताक कर भी ऐसे चर्चा करते हैं जैसे कुछ क्रांतिकारी घटित हो गया हो। तो गंजी लुंगी में तो फाइनेंस की बातें सुनना और भी रोचक हो ही जाएगा। इससे पहले कि मैं रवीश द्वारा पिछले दर्जन भर वीडियो में उठाए गए हर प्रश्न का तथ्यात्मक उत्तर दूं, एक बात और पूछना चाहता हूं कि हे पतित पत्रकार, 1 सेकंड के लिए यह सोचो कि सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जिसमें उन्होंने अडानी पर ऐसा कुछ नहीं बोला जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी, जिसे तुमने कहा कि क्लीन चिट नहीं मिला, इसका मतलब है कि वो तो दोषी है ही। तो यह बताओ कि यदि सुप्रीम कोर्ट यह कह देती कि वो सेबी की इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है और जांच जारी रहनी चाहिए, तो क्या तुम माइक लेकर हमारे YouTube ऐप से बाहर आकर हमारी गर्दन पकड़कर नहीं चिल्लाने लगते कि देखो देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? यह तुमने एक बार नहीं, करीब 22 बार अलग अलग विषयों पर किया है, जिसमें से हर बार सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे और तुम्हारे गिरोह के हर प्रपंच को नकारा है। उदाहरण के लिए राफेल, पेगासस, मोदी की डिग्री, आधार, नोटबंदी, ईवीएम, जीएसटी, सेंट्रल विस्ता, पीएम केयर्स, 3 तलाक, सीएए, 370, राम जन्मभूमि, पीएमएलए, यूएपीए, गुजरात दंगे आदि। तुम्हारे वीडियो को यदि गिना जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तारीखों से अधिक तुम्हारे रिकॉर्डेड विलाप हैं, जहां तुम सदैव ही रवीश रोना करते हो यह पूछते दिखते हो कि जांच कराने में क्या जाता है। लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। अबे वो तुम्हारे अंडकोश की वार्षिक चिकित्सकीय जांच नहीं है कि जांच कराने में क्या जाता है। कई बार लोग बवासीर से ग्रस्त होते हैं और कैक्टस पर बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में यह नहीं आता कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन तो हो रहा है, पर मेरे नितंबायन क्यों नहीं हो रहा है, या यह कि मैं जब पादता हूं तो इंद्रधनुष क्यों नहीं बनता। रवीश जी, इंद्रधनुष नहीं बनेगा, तब भी नहीं जब आप ऐसे सतरंगी पत्रकार और सांसदों के ट्वीट का चूड़ा बना करके अंतः वस्त्रों में रखकर उधर वायु निकालो। छोड़ दीजिए ये सब करना। 178 पन्ने के आदेश में से 3 बिंदु निकालकर रवीश ने आरंभ में वही किया जो बौड़मपना वो करता आया है। फिर लगा कि हिंडन नदी के किनारे जाकर 2 कौड़ी का कटाक्ष बनाने का भी दुष्कृत्य वो कर चुका है और साहित्य अकादमी ने उसे उत्कृष्ट व्यंग के लिए कोई अवार्ड नहीं दिया। तो अंडा मुखर्जी नामक व्यक्ति के विचारों का अनुवाद बताने लगा। जिन लोगों ने पहले से ही घोषित तौर पर इस विषय और अडानी नाम के व्यक्ति पर एक ही लाइन पकड़ रखी हो, उसी के अनुवाद पढ़ना किस दृष्टि से निष्पक्ष पत्रकारिता है। रवीश ने अंत में एक पंक्ति यह भी बोली कि दोनों पक्ष के लोग हैं जो अलग अलग तर्क से एक ही बात के समर्थन और विरोध में हैं। तो क्या रवीश को ऐसे 1-2 पत्रकारों के तर्क को इस लंबे और अझेल वीडियो में नहीं रखना चाहिए था? महुआ मोइत्रा पर तो रवीश जी इतने फिदा थे कि ट्वीट और फोटो दोनों ही दिखा दी, तथा थोड़ा और समय रहता है तो संभव है कि उनके सम्मान में वो कोई पुराना गीत भी गा देते जो फेसबुक पर यूट्यूब वाले लिंक शेयर करते रहते हैं।
एक बात जो विचित्र है भी और रवीश के वामपंथी होने के कारण नहीं भी, कि जिस एंडरसन को वो हिंडन नदी के किनारे सुबह पेट साफ करने के लिए लोटा लेकर खोजने गए थे, उस पर अमेरिका में कोई केस चल रहा है क्या? मतलब आपको अपने देश की सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी पर संदेह है। आपने कहा कि सेबी की नीयत और क्षमता दोनों पर जानकार प्रश्न उठा रहे हैं, पर आपको एक विदेशी कंपनी पर, जिसका काम ही है ऐसी रिपोर्ट छापकर कंपनियों को बर्बाद करना और उस कारण देशों की अर्थव्यवस्थाओं को हिला देना, उस पर आपको इतना विश्वास क्यों है? कहीं फाइजर के $100 मिलियन के पेरोल टाइप अडानी की शॉर्ट सेलिंग में और भी लोग तो सम्मिलित नहीं, जो भारत में ही रह रहे हैं और स्वयं को पत्रकार कहते हैं? आपने एक बार भी कहीं पर यह नहीं कहा कि यह कंपनी स्वयं ही संदिग्ध है जिसने रिपोर्ट छापी है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि गोरे लोगों को देखते ही आपके मन में घंटी बजने लगती है कि तूने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां, टन टन टन। इंग्लिश में लिखा है तो सत्य ही लिखा होगा। अब आइए आपको फाइनेंस सिखाते हैं, आपके एक एक कुतर्क और प्रपंच का समाधान करते हैं। पहला प्रश्न है कि अडानी के बोर्ड सदस्यों में अधिकतर उसके परिवार के ही लोग हैं, उन्हीं का पैसा है। तो रवीश जी, क्या ऐसा करना भारतीय विधि व्यवस्था में अनुचित या अवैध है? बिल्कुल नहीं, विदेशों में ऐसा नहीं होता, पर भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है। यहाँ बाजार परिपक्व नहीं हुआ है और बड़े बड़े औद्योगिक घराने पुराने ढर्रे पर ही चलते हैं, जहां अधिकतम नियंत्रण परिवार के पास रहता है और ऐसे कानून उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बने हुए हैं, और ये कानून भाजपा या मोदी ने नहीं बनाए। दूसरा प्रश्न आपसे है कि क्या अडानी समूह के ही साथ ऐसा है या फिर अन्य औद्योगिक घरानों में भी यही पैटर्न है? उत्तर है कि भारत के अधिकतर व्यावसायिक समूह इसी पैटर्न से चलते हैं। तो आप जब अडानी के नाम की माला जप रहे हैं, वो तो वैचारिक दोगलापन है, क्योंकि इस विषय में अडानी के बोर्ड मेंबर्स में परिवार का प्रतिशत कोई अनोखा, यूनिक नहीं है और अवैध भी नहीं है। आपको हर उस वामपंथी की तरह एक समस्या यह भी है कि ये आदमी इतना अमीर कैसे बन गया। धूर्त वामपंथियों के साथ यह समस्या लेनिन आदि के ही समय से है कि उनकी स्वयं की इच्छा रॉल्स रॉयस में घूमने की होती है, पर लड़ाई तो वो सर्वहारा की लड़ने की बातें करते हैं। भारत उन बहुत ही कम राष्ट्रों में से है जहां वेल्थ क्रिएटर्स को, उद्योगपतियों को ऐसे दिखाया जाता है जैसे उन्होंने राह चलते लोगों की जेब काटकर अपना एम्पायर बना लिया। पैसा उसमें SBI का, LIC का लगा हुआ है, वो भी 1-1%, और बातें की जाएंगी कि गरीबों का पैसा डूब जाएगा। जबकि इस देश में कई बार कई बैंकों के डूबने की स्थिति आई, पर एक भी बार किसी के भी सेविंग अकाउंट से पैसे गायब हो गए, ऐसा आज तक नहीं हुआ। फिर अडानी के पीछे ऐसा ये डर का माहौल क्यों बनाया जा रहा है? या अंबानी अडानी को एक सांस में क्यों लपेटा जाता है कि मोदी गरीबों का पैसा लूटकर इनके जनधन अकाउंट में DBT योजना के माध्यम से पहुंचा रहा है? उसका एक कारण है, वामपंथी किसी भी राष्ट्र के विघटन के लिए लार चुआते हुए प्रतीक्षारत रहते हैं। वो कभी भी सत्ता में लेजिटिमेटली पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उनकी नीतियां अलौकिक होती हैं जो इस दुनिया में नहीं चल सकती। लेकिन वो सबको गाली देकर, सबकी त्रुटियां गिनाकर कहते हैं कि सबको तो देख ले, अब हमें भी अवसर दे दो। अडानी और अंबानी भारतीय अर्थव्यवस्था के दो वैसे स्तंभ हैं जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करते हैं। एक के पास तेल और गैस के भंडारों का नियंत्रण है तो दूसरे के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पोर्ट आदि। यदि आपके राष्ट्र को गिराना हो तो ऊर्जा और ढांचों पर पैसा लगाने वाली कंपनियों को तबाह करने की योजना बनाई जाएगी। वही यहां भी हो रहा है। पत्रकारों से लेकर राजनेताओं तक एक ही सुर में अलापे जा रहे हैं। संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग एक ढकोसला है, जहां इन्हें बुलाकर केवल इनके विरोध में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाकर कि ये जवाब नहीं दिया, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, लंबा खींचकर ऐसी कंपनियों को बर्बाद करने के उपक्रम होंगे, क्योंकि ये शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव और फिर अफवाहों पे चलते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि जांच करवा लो, सही है तो डर कैसा, उन्हें बता दूं कि ऐसी समितियों के पास न तो वित्तीय समझ होती है, न क्षमता। मैं JPC की बात कर रहा हूं। एक महिला नेत्री हैं जो मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्हें बंगाली बहुत अच्छी बोलनी आती है, काका छीछी करती रहती हैं। वो ऐसे ही एक JPC की सदस्या थी, वित्तीय मामलों पे वो JPC थी, और उनका मार्केट को लेकर एक कथन था कि ये मार्केट में इतना उतार चढ़ाव क्यों होता है, इसे एक ही जगह पे स्टेबल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए।
आप अपने सांसदों को देखिए और मुझे 3 नाम दे दीजिए जिनमें वित्तीय मामलों की समझ सेबी जैसी संस्था से उत्तम हो। जो लोग ठीक से कपड़ा नहीं पहन सकते, जो अपनी दाढ़ी नहीं बना सकते, उसको ट्रिम नहीं कर सकते, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, जो ना हिंदी बोल सकते हैं ना अपनी क्षेत्रीय भाषा ठीक से आती है, उनकी टीम उन्हें टाइप करके भी दे दे तब भी पिछले वर्ष का बजट पढ़ देते हैं। उनसे आप यह अपेक्षा रखते हैं कि वो पब्लिक फ्लोट, प्राइस मैनिपुलेशन, एफपीआई, डायरेक्ट रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन जैसे शब्दों को समझकर मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन चेज आदि संस्थाओं के वित्तीय जानकारों को बुला करके प्रश्न पूछेंगे और वो प्रश्न जो है एकदम वैसे ही होंगे जैसे पूछे जाने चाहिए। रवीश गली में गुजरती कार के टायर को सुनकर भौंकने वाले कुत्ते की आवाज दूसरी गली से सुनकर जोर से भौंकने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा। उसे न तो कार मिली है न उसने कार देखी है, वो बस इसी से प्रसन्न है कि उसकी बिरादरी के और भी लोग जगे हुए हैं और भौंक रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि अडानी ने दूसरी कंपनियों के नाम से अपने ही पैसे लगा रखे हैं। ऐसा फ्रॉड बहुत लोग करते भी हैं, पर तार्किक रूप से यदि आपको ऐसा कुछ साक्ष्य ना मिल रहा हो, क्योंकि उनके पेपर्स जो है सही रहते हैं, तो आप मोटिवेशन तलाशते हैं कि ऐसा फ्रॉड करने के पीछे मोटिवेशन हो सकता है। अब अडानी का मोटिवेशन क्या हो सकता है ऐसा करने में? उसके परिजन 75% शेयर होल्ड करते हैं। सेबी का रेगुलेशन है कि प्रोमोटर 75% से अधिक होल्ड नहीं कर सकते। 25% या 1/4 शेयर आपको पब्लिक करने ही होंगे। ऐसे में बोर्ड में अडानी के पास सदैव ही आधे से अधिक सदस्यों के मत होंगे ही, तो फिर वो बैकडोर से या किसी और माध्यम से अवैध तरीके से शेयर खरीदकर अपनी ही साख गिराने की चेष्टा क्यों करेगा? फिर एक प्रश्न आता है कि जिन लोगों ने पैसे लगाए उनके नाम क्या है, वो क्या करते हैं, उनके पैसे कहां से आए और उन्होंने अडानी की ही कंपनियों में क्यों पैसे लगाए? इसे 2 तरह से देखा जा सकता है। पहला यह कि क्या भारतीय कानूनों के आलोक में ऐसा करना अनुचित है? क्या अडानी ने विदेशों से पैसे उठाकर कुछ अनुचित किया है? दूसरा यह कि क्या केवल अडानी के ही कंपनी के एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बारे में सरकार को या पब्लिक को जानकारी नहीं है, बाकी हर कंपनी के बारे में सारी जानकारी पब्लिक है? यदि ऐसा नहीं है तो ये पूरा गैंग अडानी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अब आप कहेंगे कि चलिए अवैध भी नहीं है और बाकी भी ऐसा करते हैं, तब भी क्या हमें जानकारी नहीं होनी चाहिए? इस पर मेरा प्रश्न है कि इस जानकारी का आप करेंगे क्या? क्या अडानी के लिए जिन्होंने पैसे लगाए वो कोई सॉवरेन फंड है, यानी कि सरकार का पैसा उसमें लगा है? बिल्कुल नहीं लगा है। क्या किसी पेंशन फंड का पैसा लगा है कि अडानी डूब जाएगा तो बुजुर्गों का भविष्य भी डूब जाएगा? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। 2019 में यह नियम हटा दिया गया कि कंपनियों में जो पैसा आ रहा है उनके अंतिम व्यक्ति का नाम और वो क्या करता है, कहां से पैसे ले रहा है, क्यों पैसे लगा रहा है, ये सारे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ये नियम हटा दिया गया। रवीश ने बड़ी ही धूर्तता से इस बात पर यह कहा है कि क्या यह नियम अडानी के लिए हटाया गया था जिसका लाभ 4 साल बाद उसे आज मिल रहा है? बिल्कुल नहीं रवीश, यह तुम्हारी उसी पीड़ा की टीस है जिसकी उत्पत्ति तुम्हें एनडीटीवी से अधिक प्रपंच न फैला पाने से पहले निकाल दिए जाने या स्वयं ही निकल जाने के कारण हुई है। यह नियम इस कारण से हटाया गया था कि भारत में विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स की कमी की पूर्ति के लिए विदेशों से निवेश चाहिए था। आपने सुना होगा कि भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सूचकांक पर बहुत ही नीचे था मोदी से पहले, क्योंकि यहाँ इतनी बाधाएं हैं कि यहाँ निवेश करने वाले प्रश्नों का उत्तर देते देते एजेंसियों से एनओसी लेते लेते परेशान हो जाते हैं। ऐसी एजेंसियों से आपको एनओसी लेना होता है, ऐसी बातें डिक्लेयर करनी होती है जिसका उस कंपनी या उसके कार्यों से कोई संबंध नहीं। इसी को आगे बढ़ाने के लिए सेबी की मीटिंग हुई, एक एजेंडे पर चर्चा हुई और यह तय हुआ कि इस नियम को निरस्त किया जाए ताकि भारत विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक मार्केट के रूप में उभरे। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड करेगा और बच जाएगा, क्योंकि एक ही नियम कई एजेंसियां अपनाती हैं। सेबी को मार्केट देखना, उसे इसकी आवश्यकता नहीं है कि वो हर निवेशक के सेकेंडरी निवेशकों को या उनके सारे कार्यों की जांच करे और तब किसी को व्यापार आदि की अनुमति दे। यही कारण है कि ऐसे नियमों के जाने से भारत का इसी सूचकांक पर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले सूचकांक पे रैंक बहुत बढ़ा और बगल के राष्ट्रों की फॉरेक्स में दुर्गति हो रही है। कोविड जैसी महामारी आ गई और भारत को फॉरेक्स
रिजर्व को छूने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। यह बताता है कि सरकार की यह नीति भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए उचित थी। यह बात और है कि रवीश कुमार को उस समिति का सदस्य नहीं बनाया गया जिसने यह निर्णय लिया, ना ही 2019 में उनके प्राइम टाइम में होने के बाद भी विपक्ष की प्रखर ध्वनि के रूप में उन्हें एक वीडियो कॉल के भी माध्यम से यह जानकारी तक नहीं दी गई, जबकि जॉर्ज सोरोस द्वारा बनाए गए एक कानून के अनुसार भारत सरकार और सेबी ऐसा करने के लिए बाध्य थी। मुझे लगता है कि रवीश कुमार को भारत सरकार और सेबी पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक केस तो कर ही देना चाहिए। एक और रवीश रोना रोया गया कि भाजपा ने फेवरेटिज्म किया है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम तो महीनों से अडानी वाले मीम लगाकर जीवन यापन कर रही है, पर रवीश ने भी इस पर कम नहीं बोला है। अब प्रश्न यह है कि फेवरेटिज्म को या मित्र को आगे बढ़ाने का आरोप, इसमें कितनी सच्चाई है। यूं तो रॉबर्ट वाड्रा से लेकर कांग्रेस के कई नेताओं के साथ अडानी के फोटो हैं, लेकिन हम कांग्रेस या रवीश की तरह नीचता नहीं करेंगे और तथ्य आधारित बातें करेंगे। मेरी रवीश और उसके पूरे गैंग से अपील है कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट ले आए जो भाजपा ने या भाजपा की सरकार ने बिना ओपन टेंडर की प्रक्रिया के मोदी के ऑफिस में बुलाकर उसे दे दिया अडानी को। आपको नहीं मिलेगा। जिन दो सरकारों ने बिना टेंडर दिए अडानी को प्रोजेक्ट दिए हैं वो है राजस्थान और केरल की सरकार। दोनों ही जगह भाजपा नहीं है और रवीश के आंख में घोड़े का बाल एकदम उसी समय घुस जाता है जब वो ऐसा सर्च करने जाता है। और एक बात, केरल के एक एयरपोर्ट की बिडिंग हुई, अडानी की कंपनी ने सबसे अधिक बिड किया और दूसरे नंबर पर केरल सरकार आई। केरल सरकार भी उसी में बिड कर रही थी, केंद्र ने बिड निकाली थी। केरल सरकार को केंद्र सरकार ने यह विकल्प दिया कि वो अडानी के प्राइस को यदि मैच कर देंगे, जितना बिड अडानी ने दिया है उतना ही अगर वो ले आएंगे तो टेंडर जो है भारत सरकार केरल सरकार को दे देगी। उन्होंने वैसा नहीं किया। हाय तौबा मचाते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, जहां उन्हें दुत्कार कर भगा दिया गया। एक और आरोप फेवरेटिज्म को लेकर यह लगता है कि मोदी बैंकों पर दबाव बनाकर अडानी को लोन दिलवाता है। यह वैसे तो केवल रवीश के मानसिक न्यायालय में ही उसके अपने साक्ष्यों से ही साबित हो जाएगा, पर तार्किकता के साथ देखें तो बात कुछ और ही दिखती है। लोन देने से पहले बैंक कंपनी को देखती है, उसके लोन वापस देने की क्षमता के लिए उसका कैश फ्लो देखती है और लोन पर ब्याज चुकाने की क्षमता के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखती है। अब ये कवरेज रेशियो क्या बला है? कैश फ्लो तो आप समझिए कि कंपनी कितनी तीव्रता से कैश पाती है, यानी वो जो व्यवसाय करती है उसमें पैसा कितनी तेजी से आता है। अडानी एयरपोर्ट बनाता है जहां हर टिकट से एक परसेंटेज उसे मिलेगा। ग्रोसरी आदि के बिजनेस में हार्ड कैश तुरंत ही मिलता है। बिजली उद्योग में भी बिल चुकाते ही पैसा मिलता है, यानी कैश का आना जाना सामान्य या उससे अच्छा ही है। इससे तो लोन चुक जाएगा, पर जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है उसका क्या? यह अनुपात इस पर निर्धारित होता है कि आप जितना लाभ कमा रहे हैं वो बैंक के ब्याज, जो ब्याज आपको चुकाना है लोन पर, उसका कितना गुणा है, कितना मल्टीपल है उसका। यदि यह 4 गुणा या उससे ऊपर है तो उसे अच्छा माना जाता है और आपको कोई भी बैंक लोन दे देगी। अडानी की एक कंपनी को छोड़कर बाकी जितनी कंपनियां हैं सबका यह रेशियो जो है वो 4 से अधिक ही है। फिर बात आती है कि मोदी का तो मित्र है अडानी, उससे फायदा तो पक्का मिलता होगा। यह बात बिल्कुल सही है, पर उन कारणों से नहीं जिससे रवीश फिर से पूंछ हिलाकर नाचने लगेगा कि मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने तो कहा ही था। किसी भी उद्योगपति का, जो राष्ट्र के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हो, प्रधानमंत्री से अच्छे संबंध होने से शेयर खरीदने वाली जनता का विश्वास उस कंपनी में स्वतः ही बढ़ता है। यह मानवीय प्रकृति है कि आप वहीं पैसा लगाएंगे जहां आपके सारे गुणा भाग, पी रेशियो, परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री फ्यूचर आदि आंकने के बाद यह फैक्टर भी दिखे कि सरकार का नज़दीकी है इसका मालिक। लोग वहां पैसा लगाते ही हैं। इसी कारण अडानी की कंपनियों में आपको इस तरह का विश्वास दिखता है लोगों का। इसी के साथ एक और आरोप लगता है कि 2021 के बाद अडानी की वैल्यू में अचानक से उछाल कैसे आ गया। यह तो आप सोचिए कि यह उछाल यदि मोदी का करीबी होने से आता तो 2014 से ही हर वर्ष क्यों नहीं आ रहा है, 2021 में ही क्यों आया? दूसरा प्रश्न है कि क्या ऐसा ही उछाल पहले भी कभी इसी समूह ने देखा है? बिल्कुल, वह वर्ष था 2009 जब कांग्रेस की सरकार थी।
रवीश के चश्मे का नंबर उतना अधिक नहीं है कि वो बेचारा लैपटॉप में इतना पीछे टाइप कर पाए। उसके 3 चश्मे फूट गए और वो रिसर्च नहीं कर पाया। पर हाँ, इस उछाल को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? इसमें तो जरूर मोदी सेंसेक्स के लोगों के सोने के बाद उसके सीपीयू में उतरकर हरी वाली लाइन जो है एक रात 60 डिग्री पर खींच गया होगा, है कि नहीं? 2008 की लेमन ब्रदर्स के कारण सब प्राइम क्राइसिस जो आई थी, उसके कारण वैश्विक मंदी, और 2020-21 के कोरोना की वैश्विक मंदी के कारण उनके आगे के वर्षों में उन सारी कंपनियों को उछाल के साथ लाभ हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में होते हैं। ऐसी मंदियों से उबरने के साथ ही पब्लिक सबसे अधिक पैसा ऐसी ही कंपनियों में लगाती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टेड होते हैं। अडानी का वही बिजनेस था और वो दूरगामी परिणाम वाला था, मार्केट स्टेबल कर सकता था, तो लोगों ने वहां पैसे लगाए। इसी तरह रवीश का एक और आरोप अन्ना मुखर्जी और सुचेता दलाल के आलेखों के कंधों पर से था कि अडानी ग्रीन के शेयर इतने उछल गए तो क्या सेबी को पता ही नहीं चला। सेबी को पता चला और उन्हें इसमें कोई गड़बड़ी नहीं लगी, क्योंकि सेबी के लोग नीम का पत्ता कड़वा है, नरेंद्र मोदी भड़वा है, इसकी डफली पीटकर अपना पेट नहीं पालते। वो मार्केट को समझते हैं और उन्हें पता होता है कि किसी एक इंडस्ट्री के शेयर में इतनी उछाल क्यों आई है। अडानी ग्रीन उस समय चर्चा में आई जब दुनिया इलेक्ट्रिक कार और स्कूटरों में पैसा लगा रही थी। ऐसी कई स्कूटर कंपनियां भारत में ही आपको दिखेंगी जिन्होंने कोविड के समय में बहुत अच्छा बिजनेस किया है। ये कंपनियां लिस्टेड नहीं हैं, तो जो कंपनी लिस्टेड है और अकेली बड़ी कंपनी है लिस्टेड स्पेस में, तो क्या ग्रीन एनर्जी को भविष्य मानने वाले शेयर क्रेता उस एकमात्र कंपनी में खूब पैसा नहीं लगाएंगे? इसका एक अच्छा उदाहरण है जॉकी अंडरवेयर की भारत में पेरेंट कंपनी पेज इंडिया लिमिटेड की लिस्टिंग। उसकी जब लिस्टिंग हुई तो बवाल मच गया था। अब आप सोचिए कि किसी शेयर खरीदने वाले को चड्डी बनियान की कंपनी में पैसा लगाना है क्योंकि उसे लगता है कि आने वाले समय में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो वो क्या करेगा? वो पहले सर्च करेगा रूपा को, लक्स को, वीआईपी को, जो इंडियन कंपनियां हैं, और पता चलेगा ये तो लिस्टेड है ही नहीं, तो वो जॉकी को खोजेगा कि किस नाम से, और फिर पेज इंडिया में पैसे लगाएगा। वैसे ही अडानी ग्रीन के साथ हुआ कि इस पूरे स्पेस में वह अकेली बड़ी कंपनी है जिसके दूसरे बिजनेसेस में भी लोगों का विश्वास है। इसी कारण से इंडस्ट्री के उज्जवल भविष्य के साथ इसके शेयर प्राइस बहुत तेजी से बढ़े हैं, उनमें उछाल आया। ये तो सारे मूल प्रश्न थे जिन्हें मैंने बिना बोझिल बनाए और नाच गाना किए आपको बता दिया कि रवीश और उसका गैंग क्या करना चाह। अब रवीश की कुछ और शंकाओं का भी समाधान करेंगे, क्योंकि रोंदू व्यक्ति कल को फिर रोएगा कि इस प्रश्न का तो उत्तर दिया ही नहीं, जांच क्यों नहीं करवा लेते। इन्होंने सुचेता दलाल का खूब नाम लिया कि उन्होंने मिंट में ये लिखा वो लिखा। अब सुचेता जी की पत्रकारिता पर बात करें तो वित्तीय मामलों को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति आपको यह बता देगा कि इनका पूरा करियर 3 रुपये के स्टॉक के 13 रुपये होने पर ऐसा क्यों हो रहा है, सेबी सो रही है, कुछ क्यों नहीं कर रहे, ये कहकर बीतता है। सुचेता जी पूछती हैं कि इतना टाइम क्यों मांग रही थी सेबी एफपीआई की जांच करने में। क्या है सुचेता जी और रवीश जी कि विदेशी निवेशकों की जो कुंडली आप मांग रहे हैं वो मसाला मैगी के लिए आधा प्याज काटने जैसा कार्य नहीं है कि दाहिने बाएं देखकर किसी तरह काट के पानी में डाल दिया और उसमें 2 मिनट आपको लगे। आपको विदेशी निवेशकों के सरकार से बात करनी होती है जो संप्रभु राष्ट्र हैं, जिनके लिए उनके यहाँ के औद्योगिक घरानों और उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करना उनका पहला कर्तव्य है। तो वो जब तक स्वयं जांच न कर ले, अपने हितों को तोल न ले, तो आपको सूचना कैसे दे देंगे? फिर आपने कहा कि सेबी ने 42 नामों की छानबीन की, उसमें अडानी से जुड़ा एक भी नाम क्यों नहीं आया? प्रश्न अच्छा है लेकिन धूर्तता से भरा हुआ है। क्या इस देश में कुल 42 ही कंपनियां या कंपनियों के मालिक हैं? तो यह क्यों आवश्यक है कि उसमें अडानी का नाम आना ही चाहिए? यह तो वही बात हो गई कि मैंने मन में अडानी को दोषी मान लिया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है। तो यह क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि यह संस्थाएं तथ्यों पर काम करती है, आपके और रवीश जी के मनोविकारों के आधार पर नहीं। इन्होंने इसी में यह भी कहा कि बताइए, सेबी ने 200 मामलों की जांच की और इसमें अडानी का नाम एक भी बार नहीं आया। ये लोग वही लोग हैं जो सपने में सोने की खान देखते हैं और फिर पूरा खेत खुदवा देते हैं। इन्होंने मान लिया है कि अडानी दोषी है, और जब हमने मान लिया है तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऐसा क्यों नहीं मान रही?
अंत में रवीश जी ने वही खेल खेला जो वामपंथी हर तरफ से जूता खाने के बाद खेलते हैं। यदि इन्हें क्लीन चिट मिल भी जाए तब भी जानकार इनकी क्षमता और नियत पर संदेह से देखते हैं। मतलब इन्होंने अपना इहलोक और परलोक दोनों सिद्ध कर लिया कि चित्तमय जीता पट तू हारा। हर आरोप का खंडन हो गया, कमेटी ने नकार दिया तो कह रहे हैं कि जेपीसी तो किसी को भी बुला सकती थी, उसके पास क्षमता है, लेकिन सेबी तो कुछ कर ही नहीं पाई। सेबी ने इनके मन की बात नहीं की तो वो बेकार हो जाती। लेकिन जेपीसी में अज्ञानी सांसदों की मंडली वित्तीय मामलों से जुड़ी कंपनियों के अधिकारियों से यह प्रश्न पूछेगी और फिर अडानी को दोषी बता देगी। रवीश की गति मैं समझ सकता हूं। राष्ट्रभक्त होने का चोला ओढ़कर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए हर प्रयास करने के बाद भी न तो कंपनी से लोगों का विश्वास समाप्त हो रहा है, न ही तंत्र के ओवर रीच के माध्यम से हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को खींचने के बाद भी किसी भी प्रकार का दोष साबित हो रहा है। तो दर्द तो होगा ही। स्वयं को पत्रकार कहकर दूसरों को गोदी सेठ, गोदी मीडिया कहने वाले रवीश स्वयं किसकी गोद में बैठे कुत्ते हैं यह तो सबको दिख रहा है, केवल ब्रीड तय होना बाकी है। मुझे लगता है कि हिमांता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को जिसे बिस्कुट खिलाते देखा था वो कुत्ता संभवतः दृष्टि भ्रम रहा होगा। कई पत्रकार ऐसे बिस्कुट देखकर आज भी दो पांव पर खड़े होकर अपनी इतनी बड़ी जीभ निकाल लेते हैं कि उनका मलद्वार और आहार नाल दोनों का आरंभ स्थल एकाकार हो जाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें, जिस भी माध्यम से इसे आप आगे ले जा सकते हैं ले जाएं। हमारी सहायता करना चाहते हैं इन नंबरों के माध्यम से करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।